वृक्क की रक्त प्रणाली ब्लड सर्कुलेशन इन किडनी। प्रत्येक वृक्क को प्रचुर मात्रा में धमनी द्वारा शुद्ध रक्त मिलता है। वृक्क की धमनी महाधमनी की शाखा में प्रत्येक वृक्क में पहुंचकर वृक्क धमनी की शाखाएं और प्रशाखाएं विभक्त हो जाती। इन्हीं प्रशाखाओं द्वारा मैलपिगन बॉडी यानी मैलपिजियन कोशिका कैपिलरी का गुच्छा बनता है अर्थात ग्लोमेरुल्स इन्हीं रक्त कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कुछ औषधियाँ भी हैं। औषधियाँ हैं A1, A2, A3, BEN1, F1, S1, लिम्फ C1, C5, S8। ये वृक्क प्रणालियों की औषधियाँ हैं। अब और आगे जानते हैं। इन भारवाही धमनियाँ यानी अफिरेंट और एटोरियल्स के गुच्छे ग्लोमेरुल्स कैप्सूल से निकलने से पहले अपवाहिकाओं यानी एफेरेंट वेसल्स का रूप धारण करके एक छोटी सिरा में परिवर्तित हो जाता है, जो अन्य सिराओं वेन्स के साथ मिलकर नेफ्रॉन की बॉडी या ट्यूब्यूल्स के चारों ओर पुनः कोशिका में विभाजित हो जाता है। ये कोशिकाएं हैं कैपिलरी, अंततः आपस में जुड़कर रीनल सिरा बनाती हैं। वृक्क सिरा यानी रीनल वेन वृक्क के मुंह के पास से बाहर निकलती है। यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए कि वृक्क धमनी रेनल आर्टरी भी इसी स्थान विशेष में वृक्क में प्रवेश पाती है तथा इसी स्थान के निकट से मूत्र नली वृक्क से बाहर निकलती है। वृक्क सिरा निकलकर महासिरा ने वेन्स कावा से मिलकर वृक्क सिरा में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर को शुद्धतम रक्त होता है, क्योंकि वृक्क धमनी द्वारा लाए गए रक्त में घुले हुए सभी वर्ज्य और बेकार पदार्थ मूत्र के साथ छानकर बाहर निकाल चुके होते हैं। ऐसे वृक्क सिरा के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वृक्क धमनी द्वारा लगाए गए रक्त द्वारा ही वृक्कों के ऊतकों का भी भरण पोषण होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस की सांद्रता पर्याप्त होती है। वृक्क को रक्त वितरण प्रणाली को अपनी विशेषता है। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वृक्क धमनी यानी रीनल आर्टरी 2 बार कोशिका में इन कैपिलरी विभाजित होती है। प्रथम बार ग्लोमेरुल्स बनाते समय मालपिगियन बॉडी में, दूसरी बार मालपिगियन बॉडी से बाहर निकालने पर ट्रिब्यूनल के चारों ओर अवशिष्ट करते समय एफरेंट वेसल्स के रूप में। अंततः इस विभाजन के बाद ही कोशिका या कैपिलरी वृक्क सिरा में परिणित होती है। वृक्क या गुर्दे के कार्य रेनल फंक्शन। औषधियाँ। इसकी औषधियाँ वृक्क के गुर्दे के कार्य के लिए S2, C6, C1, F1, C9, CTB। शरीर का पानी या बॉडी फ्लूइड या लिम्फ या ब्लड का आयतन, pH मान और लवण की सांद्रता स्टेडी स्टेट में बनाए रखना गुर्दे का कार्य है। गुर्दा यह कार्य रक्त में आए विकारों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, साधारण लवण
अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक साल्ट जिसे कहा जाता है, एवं अतिरिक्त जल को शरीर के बाहर मूत्र के साथ निकाल कर देते हैं। मूत्र सृजन यूरिन फॉर्मेशन औषधियाँ हैं। S1, S2, C1, C2, C5, 50 या S5, C9, F1, वेन1, लिम्फ और A3। जिस वाहिका या नलियों में मूत्र निर्माण होता है उनका आरंभ प्याले जैसे आकार के मूत्रोत्सिका या मालपिगियन बॉडी से होता है। इस प्रकार की संपूर्ण नली को नेफ्रॉन कहते हैं। यह मूत्रोत्सिका में से आरंभ होकर प्रत्येक नली टेढ़ी मेढ़ी होती हुई एक बड़ी नली में मिल जाती है। मालपिगियन बॉडी में वृक्क धमनी रेनल आर्टरी की एक छोटी शाखा प्रवेश करती है। इसके रेनल आर्टरी को केशिका रूप में विभाजन में मालपिगियन या ग्लोमेरुल्स भर जाता है। रक्त कोशिका के इस गोले को ग्लोमेरुल्स कहते हैं। जैसा कि पूर्व पृष्ठों पर वर्णन किया गया है कि इनकी कोशिका का निकास एक सिरा यानी वेन के रूप में होता है, जिसकी पुनः शाखाएं हो जाती हैं, और इन्हीं रक्त कोशिकाएं या ब्लड कैपिलरी का जाल नेफ्रॉन के ट्रिब्यूनल की दीवार के चारों ओर फैला है। ट्रिब्यूनल की दीवार के चारों ओर जाल सी फैली हुई रक्त कोशिकाएं मिलकर वृक्क सिरा बनाती हैं। वृक्क की झिल्ली का कॉर्टेक्स वास्तव में इन्हीं ट्रिब्यूनल और मालपिगियन बॉडी से बना है। ट्रिब्यूनल के सीधे और लंबे भागों के समूह से मेड्यूला में स्थित पिरामिडीय की रचना हुई है। प्रत्येक पिरामिड का शीर्ष भाग वृक्क के रिक्त स्थान कैलिसस की ओर रहता है, जिसमें बूंद बूंद मूत्र टपकता है। मूत्र सृजन का यंत्र, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र बनाने में नेफ्रॉन की प्रमुख भूमिका होती है। पूर्व पृष्ठ पर वर्णन किया जा चुका कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुल्स में आए हुए रक्त में रक्त का 80% जलीय पदार्थ छन छन करके मालपिगियन बॉडी में जमा हो जाता है। फिर वह जमा मालपिगियन पदार्थ नेफ्रॉन या ट्रिब्यूनल में प्रवाहित होता है। इस प्रवाह के समय यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य लवण इसमें प्रवाह में मिल जाते हैं। ट्रिब्यूनल की दीवार वृक्क कोशिका द्वारा निर्मित होती है। इन कोशिकाओं की विशेषता है कि रक्त के संपर्क में आने से ये ट्यूबुल्स रक्त में तथा कथित यूरिया, यूरिक एसिड आदि लवणों को ग्रहण या शोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की ट्यूबुल्स की विशेषता के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए लेखक की होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नामक पुस्तक का संदर्भित प्रकरण देखा जाना चाहिए। पूर्व पृष्ठ में वर्णन से ज्ञात है कि ट्रिब्यूनल की दीवारों के चारों ओर रक्त कोशिकाएं ब्लड कैपिलरी जाल सी फैली हैं। ऊपर में वर्णित है कि मालपिगियन बॉडी में जमा द्रव ट्रिब्यूनल के प्रवाहित होता रहता है। इस स्थिति में वृक्क कोशिका के विशेष गुण के कारण ट्रिब्यूनल के दीवारों में उपयुक्त वर्णित लवण और जल शरीर की आवश्यकता के अनुरूप मिलते या शोषित होते रहे। मूत्र निर्माण के दौरान रक्त के द्रव 2 बार छनते हैं। छानने की प्रथम अवस्था या क्रिया में रक्त के अधिकांश सार द्रव छनकर फिल्ट्रेट या ट्रिब्यूनल में प्रवाहित होने लगते हैं। छनने की दूसरी प्रक्रिया अवस्था में ट्रिब्यूनल में प्रवाहित होने वाला सार द्रव का अधिकांश भाग शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ट्रिब्यूनल्स के चारों ओर लिपटी हुई फैली हुई रक्त कोशिका द्वारा ट्रिब्यूनल्स से निकालकर छनकर अवशोषित होकर रक्त परिसंचरण प्रवाह में पुनः लौट आता है। रक्त के विकार या वर्ज्य पदार्थ छनने की पहली क्रिया रक्त कोशिका के गुच्छे द्वारा होती है। यहाँ पर रक्त कोशिका स्तर पर रक्त में मिले हुए जल, नाइट्रोजन जनित प्रधान विकार, ग्लूकोज, लवण इत्यादि ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं। इस द्रव की बनावट
रक्त में प्लाज्मा जैसी होती है, मात्र इसमें प्रोटीन की कमी होती है। चूँकि रक्त से ऐसे जीवन उपयोगी द्रव्य की रक्त से निकल जाना जीव के लिए घातक है, इसलिए ट्यूबरल्स द्वारा प्रभावित होते समय जीवन उपयोगी सभी द्रव्य रक्त कोशिका के जालों द्वारा जो ट्यूबरल्स की दीवारों को घेरते हैं शोषित होकर पुनः रक्त प्रवाह में वापस मिल जाते हैं। केवल नाइट्रोजन प्रधान यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त जल, साधारण लवण, अकार्बनिक लवण आदि विकार ट्यूबरल की नन्ही नलियों द्वारा गुर्दों के रिक्त स्थान जैसे कैलिसिस में मूत्र के रूप में बूंद बूंद पहुंचता है। यहाँ से मूत्र या मूत्र नली द्वारा मूत्राशय यानी यूरिन ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। मूत्र की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिन। निरोग व्यक्तियों को मूत्र के एक हल्के पीले रंग का जली पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पदार्थ है जो ताज़ा मूत्र अम्लिका यानी एसिडिटी होता है। एसिडिटी यानी कुछ देर के लिए छोड़ देने के बाद मूत्र क्षारीय हो जाता है। ऐसे औसत स्वास्थ्य व्यक्तियों के ताज़े मूत्र के रासायनिक विश्लेषण में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है जल, दूसरा अकार्बनिक लवण, साधारण नमक, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट आदि, यूरिया 1.5%, अन्य कार्बनिक पदार्थ क्रिएटिनिन, श्लेष्मा आदि 0.8% और यूरिया होता है 2.0%। हल्का पीला और पारदर्शी स्वाद, नमकीन, लिटमस पर प्रभाव, आम्लिक, ताज़ा या क्षारीय, पुराना, अपेक्षित घनत्व 1.02। मूत्र का हल्का पीला रंग रक्त के हीमोग्लोबिन और भोज्य पदार्थों के रोगों के कारण होता है। मूत्र की विशेषता, मूत्र में घुलनशील पदार्थों की मात्रा मौसम और विशेष व्यक्तियों के स्वास्थ्य में भोजन आदि के अनुरूप बदलती है। भोजन में प्रोटीन का अधिकता होने से मूत्र यूरिक और अकार्बनिक अम्लों की मात्रा में वृद्धि पाई जाती है। हालांकि यूरिया की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। मूत्र व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। साधारण स्वास्थ्य और व्यक्ति के मूत्र में शर्करा, एल्ब्यूमिन, पस, रक्त के कण इत्यादि नहीं पाए जाते। मूत्र में इसकी उपस्थिति रोग के वजह से होती है। टिप्पणी, अन्य कार्बनिक पदार्थ में एंजाइम भी शामिल रहते हैं। स्वमूत्र अनुपान में वे पुनः सक्रिय पाए जाते हैं। मूत्र नलियाँ, यूरेटर्स। ये 2 अदद नलियों हैं जिनमें से प्रत्येक नली एक गुर्दे यानी किडनी से निकलकर मूत्राशय तक जाती है और प्रत्येक नली की मोटाई एक सलाई या जितनी 1/4 होती है। लंबाई 14 से लेकर 16 इंच तक होती है। यह बाहरी रेशेदार आवरण एक पेशी तथा एक भीतरी श्लेष्मा युक्त अस्तर की बनी होती है। मूत्र नली गुर्दे के मुंह से फूली हुई निकलकर उदरी गुहिका यानी एंडोमिनल कैविटी से नीचे की ओर गुजरती हुई पेंडू यानी पेल्विक में जाकर मूत्राशय के पिछली दीवार पर तिरछी होकर खुल जाती है। औषधियाँ H2, S6, A1, A3, लिम्फ, C2, C6, F1, BEN1, C9, CTB, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और A2। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय मूत्र के गोदाम के रूप में कार्य करता है। इसका आकार नाशपाती की तरह होता है। इसकी वास्तविक स्थिति पेड़ों के अन्य अंगों के सामने सिम्फासिस प्यूबिस के पीछे यानी बच्चों में इसका मूत्राशय स्थान थोड़ा ऊपर होता है। इसके नीचे का आधा भाग स्थिर रहता है और ऊपर का भाग जैसे जैसे मूत्राशय भरता रहता है वैसे वैसे ऊपर उठता जाता है। मूत्राशय की नोक म्यूबिस में
के नीचे तथा पीछे स्थित रहती है, जहाँ से मूत्र मार्ग मूत्र को बाहर निकालता है। मूत्राशय की बनावट या रचना निम्न प्रकार की होती है। बाहरी सतह लेयर सीरस तह की होती है। इसके बाद एक पेशी लेयर होती है। इसके नीचे उपश्लेष्मा सब म्यूकस का तह होता है। मूत्राशय की भीतरी तह पर ट्रांजिशनल एपिथीलियम की श्लेष्मा का अस्तर लगा होता है। यूरेटर और यूरेथ्रा पर क्रिया करने वाली औषधियों के ही कार्य क्षेत्र में यह अंग भी आता है। मूत्राशय में 3 वाहिकाएं नलियां जुड़ी रहती हैं। 2 अदद मूत्र वाहिनियां यूरेटर्स उनकी पिछली दीवारों पर ऊपर से तिरछी खुलती है। इसमें यूरेटर्स से यानी गुर्दों से मूत्र और मूत्राशय से आता है, जिनकी तिरछी दिशा वाहिकाओं में मूत्र की वापसी होने से रोकती है। तीसरी वाहिका मूत्राशय या यूरेटेरिया सामने की ओर खुलती है। मूत्र नली यूरेटर्स और मूत्र मार्ग में के बीच में त्रिकोण भाग मूत्राशय को ट्रिगोन ऑफ द ब्लैडर कहलाता है। महिला में मूत्राशय प्यूबिक और गर्भाशय में यूटेरस और योनि वजीना के बीच स्थित होता है। यह मूत्राशय गर्भाशय से पेरिटोनियम की दोहरी तह द्वारा पृथक किया जाता है। इस दोहरी तह को यूरेटरोवेसिकल पोच या डगलस का पोच ऑफ डगलस कहते हैं। मूत्र मार्ग यूरेटेरिया औषधि है H2, C2, C9, CTB, वेन 1, F1, लिम्फ 1, A3, S1, S8, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। यह एक नली है जो मूत्राशय की गर्दन से निकालकर शरीर की सतह पर बाहरी छिद्र तक पहुंचाती है। इस पर श्लेष्मा झिल्ली यानी सीरस मेम्ब्रेन श्लेष्मा झिल्लियां सीरोसिस मेम्ब्रेन का अस्तर लगा होता है, जो मूत्राशय के अस्तर के साथ साथ जाता है। यह नली यूरिनरी मीटस यानी चक्राकार सर्कुलर पेशी रेशों का बना होता है। ये पेशियां मूत्र मार्ग के स्फंक्टर बनाती है। महिलाओं की मूत्र मार्ग की लंबाई 1 से 1.5 इंच होती है और पुरुषों में इसकी लंबाई 7 से लेकर 9 इंच तक होती है। मूत्र त्यागने की क्रिया मिक्ट्यूरेटेशन यह मूत्र त्यागने की क्रिया है। दोनों मूत्र वाहिनियां द्वारा मूत्र मूत्राशय में हमेशा टपकता रहता है। मूत्राशय का मूत्र धारण क्षमता 1 पॉइंट है, अतः स्वाभाविक रूप से इसमें 1 पॉइंट मूत्र समा सकता है। मूत्र की मात्रा में वृद्धि होने से मूत्राशय फैल जाता है, लेकिन इसकी फैलने की सीमा भी निश्चित होती है। अतः मूत्र से जब मूत्राशय भर जाता है तब यह और अधिक नहीं फैल पाता। तब इसकी दीवारों में स्वाभाविक आकुंचन कंट्रैक्शन आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप तंत्रिकाएं प्रक्रिया द्वारा नर्वल प्रोसेस मूत्र मार्ग और यूटेरिया खुल जाता है और मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है। इच्छा शक्ति द्वारा कुछ समय के लिए इसे मूत्र त्यागने की क्रिया को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्राय रोगों के कारण या तो महिलाओं को गर्भावस्था में जल्दी मूत्र त्याग करना चाहिए। गर्भावस्था में मूत्र का आकार वृद्धि के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, फलतः यह स्वाभाविक रूप से फैलने के पूर्व ही मूत्र बाहर आ जाता है। बाल्यावस्था में मूत्र त्यागना एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि शिशुओं में इच्छा शक्ति का विकास नहीं हो पाता। मूत्राशय भर जाने पर
मूत्र स्वतः बाहर आ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ मूत्राशय की पेशियों पर नियंत्रण शक्ति भी बढ़ती है। बड़े हो जाने पर मूत्र त्यागना व्यक्ति विशेष की इच्छा के अधीन होता है। अति वृद्धावस्था में मूत्र की पेशियों पर इच्छाओं का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। फलस्वरूप अति वृद्धावस्था में स्वतः मूत्र त्यागने की क्रिया होने लगती है।